मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे मेहमान हैं सौरभ मुखर्जी। मार्सलस के को फाउंडर हैं वो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी लंबे समय से ये इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल रहे हैं, लंदन में काम कर चुके हैं। उसके बाद इंडिया आए, एम्बिट में इन्होंने काम किया, काफ़ी लोगों ने जाना इनको। और उसके बाद इन्होंने एक अपना पीएमएस स्टार्ट किया जो काफ़ी जिसने आउट परफॉर्म किया। एक काम करते हैं, एक बार ज़रा मार्सलस का परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, उसको कंपेयर करते हैं निफ्टी के मुकाबले, जो इनका कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो काफ़ी फेमस है। देखिए ये 1 महीने का रिटर्न निफ्टी से ज़्यादा है, 6 महीने का रिटर्न निफ्टी से थोड़ा सा कम है। और लेकिन अगर आप 3 ईयर का रिटर्न देखें और शुरुआत से रिटर्न देखें तो निफ्टी को कंफर्टेबली बीट कर रहे हैं। सौरभ, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सबसे पहले तो। और सीएनबीसी आवाज़ पर मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ, सीएनबीसी टीवी 18 पर तो खैर मैं आपसे बात करता रहता हूं, तो पहले तो शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुबारक हो अनुज, मुबारक हो मूविंग टू सीएनबीसी आवाज़। थैंक यू सौरभ। तो आपका एक मैं न्यूज़लेटर पढ़ रहा था जिसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उसको आपने टाइटल किया था इररिलेवेंस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। मतलब कि शॉर्ट टर्म में, हालांकि शॉर्ट टर्म में भी आपका परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा है, अच्छा ही रहा है, लेकिन जो आप बात कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नॉइज ज़्यादा होता है। और आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया वॉरेन बफेट का कि S&P 500 को मंथली फ्रेम में उन्होंने आधी बार ही आउट परफॉर्म किया, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में काफ़ी बार आउट परफॉर्म किया है। तो इसको कैसे समझे, मतलब क्या की पैरामीटर होना चाहिए इसमें शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का? देखिए, क्रिकेट का उदाहरण लेता हूं तो जैसे आपको शायद आपने देखा ही होगा, विराट कोहली जी करीबन 1.5-2 साल विराट कोहली जी की परफॉर्मेंस कमजोर रही। शायद कोविड का इम्पैक्ट आया होगा उनके परफॉर्मेंस पे। एनीवे, जब विराट कोहली जी 1.5-2 साल उनके रन कम बने, शतक बनाना कम हो गया, तो हमारे देश में हाहाकार मच गई। कुछ लोगों ने बोला विराट कोहली को ड्रॉप किया जाए। लेकिन हम जैसे लोगों को ऐसी माइंडसेट समझ ही नहीं आती। आपको दिख रहा है कि ये प्लेयर करीबन 15 साल से इंडिया के लिए परफॉर्म कर रहा है, शतक पे शतक मार रहा है। जाहिर है 1-1.5 साल एक पुअर रन ऑफ फॉर्म आ ही सकता है, बट विराट कोहली की जो पेडिग्री है वो चली नहीं जाती, उनकी जो स्किल सेट है चली नहीं जाती। एंड हेंस अगर आप विराट कोहली के साथ परसिस्ट करें तो वो रन बनाना फिर से शुरू करते हैं, फिर से शतक बनाना शुरू करते हैं, जो उन्होंने हाल ही में फिर से किया है। तो सेम थिंग इन इन्वेस्टमेंट में 1-1.5 साल 2 साल की भी कोई मायने नहीं है एक्चुअली। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे नंबर दिखा रहे हो। मेरे ख्याल से 3 साल से कम का कोई नंबर का कुछ मतलब नहीं है। स्टॉक की परफॉर्मेंस हो या फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस हो, 3 इयर्स एंड लेस की कोई मायने नहीं है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला मुझे, अगर आप वॉरेन बफेट जी का देखो, करीबन आधे, अगर आप 1 मंथ होराइजन लो, 30 डेज का होराइजन लो, 50% ऑफ द टाइम वॉरेन बफेट जी 1 मंथ होराइजन में अंडर परफॉर्म किए हैं। 50% ऑफ द टाइम 1 मंथ होराइजन में अंडर परफॉर्म किए हैं। लेकिन अगर आप 3 ईयर होराइजन लो अनुज, 3 ईयर होराइजन लो, 80% ऑफ द टाइम वॉरेन बफेट ने आउट परफॉर्म किया है S&P 500 को, अगर हम 3 ईयर का होराइजन लेंगे। सिमिलरली अगर हम मार्सलेस की बात करें, अगर हम 3 ईयर होराइजन ले, हमारा करीबन 4 साल हो गया है इस कंपनी को, मार्सलेस को, तो करीबन 270-280 3 ईयर पीरियड्स है, मतलब 3 साल के रोलिंग पीरियड्स। देयर इज नॉट अ सिंगल पीरियड, कोई भी 3 साल का पीरियड नहीं है जहां पे हमने अंडर परफॉर्म किया है। एंड ये हमारा क्रेडिट नहीं है, ये जो अंडरलाइन कंपनीज है हमारे पोर्टफोलियो में वो उनका क्रेडिट है। बिकॉज अगर आप 3 साल दोगे तो HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, पीडिलाइट, डिवीज लैब, जिस प्रकार के स्टॉक CCP के अंदर बैठे हैं, वो शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। इसलिए 1 महीने का या 1 साल का भी कोई मायने नहीं है, वो क्रिकेट में हो या वॉरेन बफेट जी की परफॉर्मेंस में हो या हमारे छोटी सी कंपनी के परफॉर्मेंस में हो। चलिए, आपने अपने पोर्टफोलियो की बात की। मैं मार्केट गुरु सीरीज में फोकस कर रहा हूं कि लोगों को थोड़ा सा एक सिखाया जाए, सौरभ, क्योंकि हमारा रिटेल एक व्यूअर बेस होता है कि आप कैसे स्टॉक्स को आपको चुनना चाहिए और कैसे उनमें रहना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टिप्स कि ये ले लीजिए, ये बेच दीजिए, क्योंकि वो तो रोज ही होता है। तो उसके ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने बात की 3 साल की, तो यहां से 3 साल आगे के 3 साल, हालांकि आप टॉप डाउन मार्केट पे कॉल नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगले 3 साल का क्या व्यू है आपका। इंडियन मार्केट जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स काफी स्ट्रांग है, तो क्या व्यू लेकर चलना चाहिए इन्वेस्टर को इस समय? देखिए, हम जैसे निवेशक हम काफी उत्तेजित हो जाते हैं जब स्ट्रेस का माहौल बनता है। तो स्ट्रेस के माहौल में, दिक्कत के माहौल में, जो बाहुबली कंपनी होती है, जो सुदृढ़ फ्रेंचाइज होता है, उस दिक्कत के माहौल में ज्यादा फायदा उठा पाता है माहौल का। तो अगर हम उदाहरण लेता हूं मैं, लीमन ब्रदर्स, राइट, 2008-9 का क्राइसिस, अगर उसके बाद तुरंत देखें 2008-9 के क्राइसिस के बाद, आप देखोगे
पीडिलाइट, एशियन पेंट्स, टाइटन, इन सारे कंपनीज ने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, नए फैक्ट्रीज लगाए। इन द केस ऑफ HDFC बैंक अपना ब्रांच रोल आउट को एक्सेलरेट किया। और जाहिर है जब लीमन ब्रदर्स के बाद इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर होने लगी, 2010-11 की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा फायदा पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक जैसे कंपनीज को हुआ। फिर से अगर हम डीमोनेटाइजेशन की बात करें, डीमोनेटाइजेशन ऑब्वियसली 2016 में हुआ था, बट अगर हम उसके बाद अगर हम देखें 2017-18 में सबसे ज्यादा कैपेक्स, सबसे ज्यादा फैक्ट्री में पैसा लगाना इन्हीं कंपनीज ने किया था। और वही माहौल आज फिर से हमको लास्ट 12 महीने में दिख रहा है, जहाँ पे HDFC लाइफ, ICICI लॉम्बार्ड, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, पीडिलाइट, एशियन पेंट्स, ये सारे जाके नए कंपनीज खरीद रहे हैं, छोटे छोटे कंपनीज खरीद रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं। और कोविड के पहले के मुकाबले कोविड के बाद इनका बिजनेस मजबूत होता जा रहा है। तो ये माहौल हमको बहुत दिलचस्प लग रहा है। लास्ट 12 महीने में जिस प्रकार के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में, उन्होंने दबा के पैसा डाला है कंट्री की इकोनॉमी में, नई फैक्ट्रीज लगाए हैं, नए बिजनेसेस खरीदे हैं। और मेरे ख्याल से अनुज, इसका पूरा फायदा अगले 2-3 साल में देखने को मिलेगा। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये सारे स्टॉक्स मेरे पास खुद हैं, मेरे माँ बाप के पास है, हमारे 11,000 क्लाइंट्स के पास है। तो ये सारे स्टॉक्स में मेरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो तो खैर डिस्क्लेमर तो प्ले हम कर ही देंगे, और आप PMS चला दें तो ऑब्वियसली, लेकिन आपने जो बोला कि आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है और फैमिली का इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं बजाज फाइनेंस से सौरभ, और इसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं एक चीज़ नोटिस की है, बजाज फाइनेंस में हर बार 25-30% का करेक्शन आता है, हर बार लगता है कि शायद स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन हर बार स्टॉक वापस ऑल टाइम हाई पर आ जाता है। तो इसका क्या की लेसन रहा है, इसमें क्या इन्होंने अच्छा किया है खराब टाइम में? देखिए, आपने अभी बोला अनुज कि आपकी चेष्टा है, आपका प्रयास है कि जो रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल निवेशक ये प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, वो निवेश थोड़ा सा और बेहतर करें। तो हमारी जो सीख उनके लिए है कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी की एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उनकी जो क्षमता है, वो टेक्नोलॉजी के आसपास आधारित है। ये जो छोटी सी चीज मेरे हाथ में है, इस चीज को डिजिटल के माध्यम को जिस प्रकार से बजाज फाइनेंस ने समझा है, किसी और NBFC उनके आस पड़ोस में भी आ नहीं पाता। और जाहिर है, जैसे आप सारे दर्शकों को मालूम होगा, डिजिटल का माध्यम आज इंडिया में बहुत महत्वपूर्ण बन चुका है। हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन कनेक्शंस हैं। मोबाइल डेटा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट यूज इंडिया में हो रहा है। सो बजाज फाइनेंस की जो क्षमता है, मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से क्रेडिट रिस्क को असेस करना, और कोई भी डिफिकल्टी के समय के बाद बजाज फाइनेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस लाता है, क्योंकि उसकी सबसे सुदृढ़ है। उसकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग, बिकॉज ऑफ द बजाज ग्रुप का जो ब्रांड है, जो बैकिंग है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग सेकंड लोएस्ट ओनली आफ्टर HDFC। तो सस्ता पैसा मिलता है बजाज फाइनेंस को। उसकी क्षमता, क्रेडिट असेसमेंट क्षमता बहुत शक्तिशाली है। और जाहिर है, जैसे आपने बोला, कोई भी दिक्कत के बाद ये कंपनी जोर शोर से परफॉर्म करता है। तो अगर मैं उदाहरण लूँ, कोविड के पहले 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020, मुझे अभी भी याद है, स्टॉक 65% गिरा, और लेट अप्रैल 2020 मार्सलस ने बजाज फाइनेंस की पोजीशन ट्रिपल कर दिया। हमने ट्रिपल इस भरोसे किया क्योंकि हमको पता है कि बजाज फाइनेंस की, जो हमारे रिसर्च टीम को पता है कि बजाज फाइनेंस की डिजिटल कैपेबिलिटीज, उसकी क्रेडिट असेसमेंट कैपेबिलिटीज NBFCs में सबसे स्ट्रांग है। इसलिए कोविड के जब बिल्कुल पीक पैनिक चल रहा था, मार्सलस ने बजाज फाइनेंस का पोजीशन ट्रिपल किया। बजाज फाइनेंस का स्टॉक अगले 2 साल में ट्रिपल हो गया। अगर हम पोजीशन ट्रिपल नहीं करते फिर भी फायदा होता, लेकिन मायूसी के टाइम जब मार्केट स्टॉक को ठोक रहा है, उसको ट्रिपल करने का हमको फायदा ज्यादा मिला, क्योंकि बजाज के रैली से हमको ज्यादा फायदा मिला। वही सेम माहौल आज मेरे ख्याल से डिवीज लैब और डॉक्टर लाल पैथलैब्स, दोनों स्टॉक में हमने लास्ट 3-4 महीने में पोजीशन बढ़ाया है। ब्रोकरेज के रिसर्च के मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर कुछ और कर रहा है, मार्सलस इन स्टॉक्स में पोजीशन और मजबूत बना रहा है। बढ़िया। देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ट्रिपल अप किया और स्टॉक ट्रिपल हो गया, तो मतलब जो आपको डेल्टा मिला वो 9x का हो गया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सौरभ ने बताई कि अगर आपको किसी कंपनी पर भरोसा है और अगर किसी एक्स्ट्रा बाहर के फैक्टर्स की वजह से उसमें डिक्लाइन आ रही है, तो उसमें उस समय आपको टॉप अप करना जरूरी है। डिवीज लैब्स और डॉक्टर लाल पैथलैब्स की आपने बात कर दी सौरभ, अगेन डिस्क्लेमर तो रहेगा कि ये स्टॉक्स आपके पास हैं, तो आप मान रहे हैं कि इसमें वो अपॉर्चुनिटी है जो 2 साल पहले बजाज फाइनेंस में थी,
क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा किया। डिवीज लैब्स तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने 1 साल में थोड़ी सी स्टोरी डगमगाई है। डिवीज लैब का फिर से उदाहरण लेते हैं तो जो डिवीज लैब ने ऑब्वियसली कोविड का भरपूर फायदा उठाया। फाइजर के लिए मोलनुपिराविर नाम की दवाई बनाई, जिससे फाइजर ने दुनिया भर में वो दवाई को बांटा। जाहिर है कोविड जैसे जैसे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, मोलनुपिराविर बनना खत्म हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट बोल रहा है डिवीज लैब का अर्निंग्स ग्रोथ, उसकी प्रॉफिट की बढ़ोतरी कम हो जाएगी। हमारा रिसर्च टीम बोल रहा है पाइपलाइन भरा हुआ है डिवीज लैब का, डिवीज लैब के पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज हैं खूब बड़ा बढ़िया कमाने का। इसलिए हम पोजीशन बढ़ाने की कोशिश में है। हमारी रिसर्च बोल रही है कि इस कंपनी के क्षमता पे फोकस करे, नॉट द डे टू डे क्या इस क्वार्टर क्या नंबर आता है। कंपनी के अंडरलाइन कैपेबिलिटीज, उसकी शक्ति पे फोकस करे रादर देन इस क्वार्टर क्या नंबर छप रहा है। सिमिलरली अगर हम डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें तो काफी लोगों ने लास्ट एक साल में यह हुआ बनाया है कि नए नए एंट्रेंट्स आ गए हैं, वो सस्ते में पैथ लैब का टेस्ट कर रहे हैं। बट हमारा जो ग्राउंड पे रिसर्च है, करीबन 70-80 पैथ लैब्स हम बात करते हैं। ग्राउंड लेवल मोडालिटी रियलिटीज कुछ बदले नहीं है। जाहिर है कोविड का जो धंधा था वो चला गया है, बट अगर हम थ्री ईयर पिक्चर देखें, कोविड के पहले के मुकाबले आज देखें, इसका डॉक्टर लाल पैथ लैब का बिजनेस 15-16% टॉप लाइन लेवल पे ग्रो कर रहा है। और हमारे ख्याल से जो उसकी लॉन्ग टर्म फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग है 25 के आसपास बरकरार रहेगी। और जो बड़ा स्टोरी है, जो बिग पिक्चर है अगले 10 साल का, कि करीबन 80-85% पैथ लैब इंडस्ट्री छोटे छोटे मॉम एंड पॉप पैथ लैब है, छोटे छोटे कंपाउंडर्स के पास है। तो छोटे छोटे कंपाउंडर्स, छोटे छोटे पैथ लैब धीरे धीरे कंसोलिडेट हो जाएंगे और हमारे ख्याल से सबसे बड़ा कंसोलिडेटर यही वाला कंपनी रहेगा। सो शॉर्ट टर्म जो आवाज होती है मार्केट में, जो नॉइज होता है, वो काफी काउंटर प्रोडक्टिव होता है। हमारा काम है उस आवाज का पूरा फायदा उठा के, जब बाकी लोग दनादन बेच रहे हैं उस स्टॉक को, हमारा काम है रिसर्च करके शांति रखते हुए उस स्टॉक पे और बड़ा पोजीशन बनाना। और हमारा काम है उसको आगे रिटेल तक पहुंचाना। सौरभ, वो कोशिश कर जारी रहेगी। तो लेकिन ये डॉक्टर लाल की आपने बात छेड़ दी, तो ये एक चीज़ मुझे समझ में आनी बताइए कि ये जो एक्विजिशंस कर रहे हैं, इससे एक थोड़ा सा कंसर्न ये आ रहा है कि कुछ इनके जो एक्विजिशंस हैं वो मार्जिन डाइल्यूटिव है कंपेयर टू जो उनके खुद के मार्जिन हिस्टोरिकली रहे हैं। सबर्बन जैसे है, मतलब, और सबर्बन टेक्निकली ब्रांड अच्छा है, बॉम्बे में अच्छे खासे लोग जानते हैं उसको। शायद डॉक्टर लाल के लिए कि ये एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो लेकिन कहीं ये स्ट्रैटेजी में थोड़ा रिस्क भी है कि थोड़ा सा आप डाइल्यूटिव हो जाएंगे। देखिए अनुज, अगर कोई बेच रहा है कंपनी, जैसे मानिए सबर्बन के मालिक डॉक्टर अरोड़ा, अगर वो बेच रहे हैं, जाहिर है उनकी भी कुछ कारण है, उनकी शायद कुछ मजबूरियां है बेचने की। अगर उनका भी जबरदस्त धंधा चल रहा होता, अगर डॉक्टर अरोड़ा का भी जबरदस्त धंधा चल रहा होता, देन वो क्यों आके अपना बिजनेस बेच। जाहिर है देयरफॉर जैसे डॉक्टर लाल ये छोटे छोटे लैब्स को खरीदेंगे, और टू बी ऑनेस्ट हमने बहुत सालों से उनको और प्रोत्साहन दिया ये करने के लिए। डॉक्टर लाल बहुत सारा कैश जनरेट करता है, हमारा काफी सालों से उनको सुझाव था कि और खरीदिए, क्योंकि जो छोटे छोटे रीजनल प्लेयर्स हैं वो आपके सामने मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनको खरीद डालिए। जब वो छोटा प्लेयर बेच रहा है डॉक्टर लाल को, जाहिर है छोटा प्लेयर का प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा डॉक्टर लाल के मुकाबले, उसी वजह से वो बेच रहा है। एंड देयरफॉर अगर आपको मेरे को तसल्ली है कि डॉक्टर लाल की जो तरकीबें हैं कंपनी चलाने की, 2-3 साल में वो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ावा देगा, तो जाहिर है हमको कोई उसमें टेंशन नहीं है, राइट। सो मेरे ख्याल से सबर्बन में वही सिलसिला शुरू हो चुका है। सबर्बन के मार्जिन, जैसे आपने बिल्कुल बोला, डॉक्टर लाल के मुकाबले प्रॉफिट मार्जिन कम थे, बट जो पोस्ट एक्विजिशन जो इम्प्रूवमेंट्स लगाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 to 3 ईयर्स में सबर्बन का प्रॉफिट मार्जिन शायद डॉक्टर लाल जितना नहीं होगा, बट सबर्बन के पुराने नंबर से कहीं ज्यादा होगा। एंड इससे हम जैसे शेयर होल्डर्स को फायदा रहेगा। आपने डॉक्टर लाल ने वेस्ट जोन में मेट्रोपोलिस के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर को खरीदा है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को निखारा है, और हम जैसे शेयर होल्डर को उससे काफी फायदा होगा। ठीक है, तो डॉक्टर लाल, डिवीज, इनकी बात होगी। सौरभ, एक आपको लेकर एक थोड़ा सा फंड मैनेजर कम्युनिटी में कई बार आपका एक जब बात होती है तो बात होती है कि एशियन पेंट्स को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाते हैं, और काफ़ी, मतलब जहाँ भी जाते हैं सबसे बड़ा एक एग्जांपल आप एशियन पेंट्स का देते हैं। एशियन पेंट्स आपको इतना, मतलब, जैसे दिल से प्यारा क्यों है? एक तो ऑफकोर्स इसने काफ़ी रिटर्न्स दिए हैं, और एशियन पेंट्स ने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जो जिससे इन्वेस्टर्स को सीख लेनी चाहिए?
देखिए, जैसे आपने आपने वो हमारा थ्रेड पकड़ लिया। हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को सरल तरीके से निवेश समझाना। बाकी फंड मैनेजर क्या करते हैं, कुछ पी मल्टीपल की बात करते हैं, एंट्री एग्जिट, ये सेक्टर चल रहा है, वो सेक्टर नहीं चल रहा, राइट। अजीब अजीब तरीके का एक फिलोसफी मार्केट को बेचते हैं, उससे रिटेल इन्वेस्टर निवेशक कंफ्यूज हो जाता है। हमारा जो प्रयास रहा है मार्सेलस में, किताबों के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से, आप जैसे मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से, कि लोगों को सरल तरीके से समझाया जाए कि निवेश एक्चुअली काफी आसान है। आपको तीन ही चीजें ठीक करनी है। पहला, समझना है प्रमोटर पैसे चोरी कर रहा है नहीं। आपको जाहिर है क्लीन प्रमोटर चाहिए, अगर वो चोरी कर रहा है आप कैसे कमा सकते हो। दूसरा, प्रमोटर ने समझदारी से कैपिटल एलोकेशन समझदारी से किया है नहीं, 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैपिटल एलोकेशन में प्रमोटर का अच्छा है या नहीं। और तीसरा, प्रमोटर ने दमदार डोमिनेंट फ्रैंचाइज बनाया है। बस यही तीन काम करने हैं। बाकी कल सुबह क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, ये भविष्यवाणी नहीं करनी, राइट। वो स्टोरी लोगों को समझाने के लिए एशियन पेंट्स एक अच्छा माध्यम है। सिंपल सा स्टॉक है, सबको पता है कंपनी क्या करती है, कंपनी का 40 साल का लिस्टेड होने का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये हमारा जो कोशिश, जो हमारी जो कोशिश है लोगों को निवेश समझाने की, वो एशियन पेंट्स एक अच्छा जरिया है। इसमें हेल्प करता है कि हमारा उस कंपनी में पोजीशन काफी बड़ा है, इसलिए लोगों को कन्विक्शन आता है कि ये कहानी नहीं सुना रहे, ये खुद मार्सेलस के लोग खुद हजारों करोड़ एशियन पेंट्स लेके बैठे हैं। बट वी कुड डू द स्टोरी जस्ट एज वेल अराउंड टाइटन। तो टाइटन के आसपास भी सेम सेम पॉइंट्स रेलेवेंट रहते हैं, पीडिलाइट के आसपास सेम पॉइंट्स रेलेवेंट रहते हैं। बट बिकॉज लोगों को समझाने के लिए एक स्टोरी ढूंढ के उसका 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 सूत्रधार बन के लोगों को समझाने के लिए एक स्टोरी यूजफुल रहता है, हमने एशियन पेंट्स चुना। एशियन पेंट्स का ही ऑलमोस्ट पैरेलली एक स्टॉक चलता है पिडिलाइट। और मैं पिडिलाइट की एक चीज़ है सौरभ की, उनका जो एड है फेविकॉल का, मेरे ख्याल से मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। और इनोवेट करते रहते हैं वो, मतलब कुछ हर बार एक फेविकॉल का ऐड आएगा। कभी कभी मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि यार ये फेविकॉल का ऐड खराब है। तो स्टॉक तो खैर कभी खराब रहा ही नहीं, लेकिन एक मेरे ख्याल से आपने बहुत पहले एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें आपने पिडिलाइट को इंक्लूड किया था कि एक निफ्टी स्टॉक होगा आगे जाके। अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन होगा, वो तो क्लियर लग रहा है। तो पिडिलाइट से क्या सीख मिलेगी? देखिए, जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ कितना कंपाउंड किया पिडिलाइट। एंड अगर दूसरे हमारे देश में दूसरे फंड मैनेजर को भी शायद ये आंकड़े पता नहीं हो, मेरे को भी ताज्जुब होता है जब आंकड़े मैं आपको बहुत बताता हूँ। लास्ट 20 साल में पिडिलाइट ने करीबन 300 गुना रिटर्न दिया है। 20-21 साल पहले इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल 20-25% होती थी, आज 40% हो गई है। 20 साल पहले इट वाज प्रीटी मच अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, व्हाइट ब्लू फेविकॉल। आज ये वाटर प्रूफिंग में भी हावी है और व्हाइट ब्लू में भी हावी है। साथ ही साथ कोविड के पैनिक के थ्रू उसने आयरन लाइट का धंधा भी उठा लिया है। सो ये कंपनी एक कंपाउंडिंग मशीन है, कमाल का कंपाउंडिंग मशीन है। मधुकर पारेख जी ने बखूबी से लास्ट 30 साल में इस कंपनी को हमारे कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स के मुताबिक बहुत अच्छा काम किया है। पिडिलाइट की जो खासियत है, जो पिडिलाइट ने जो मॉडल बनाया है, कुछ हद तक मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स ने उन्होंने सीखा है। एशियन पेंट्स ने पेंटर को पकड़ लिया, पेंटर के आसपास अपनी दुनिया बनाई। पिडिलाइट ने उसी प्रकार से कारपेंटर के आसपास अपनी दुनिया बना ली। कारपेंटर को कुछ हद तक कारपेंटर का सबसे बेस्ट फ्रेंड पिडिलाइट बन गया। और जैसे जैसे हमारे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई, हमारे घर में वुड वर्क बढ़ी, कारपेंटर की जरूरत बढ़ी, पिडिलाइट उसके साथ आगे बढ़ता रहा। एंड देन एज आई सेड 20 इयर्स अगो M&M से उन्होंने वाटर प्रूफिंग के ब्रांड्स खरीदे। कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया, मेरे ख्याल से 100 करोड़ खर्चा होगा 20 साल पहले। M&M से वाटर प्रूफिंग के ब्रांड्स खरीदे और फिर उसी चैनल के माध्यम से, होम डेकोर कारपेंटर चैनल के माध्यम से वाटर प्रूफिंग में भी ये सबसे पावरफुल फ्रेंचाइज बन गए। लास्ट 3-4 साल की अगर हम एनुअल रिपोर्ट देखें, अब ये स्पेशलिस्ट फ्लोरिंग की तरफ जा रहे हैं। घर का फ्लोरिंग, स्पोर्ट्स स्टेडियम का फ्लोरिंग, हॉस्पिटल का फ्लोरिंग। और ऐसे कंपनी एशियन पेंट, पिडिलाइट, टाइटन, दिवीज लैब, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ऐसे कंपनी इंडिया में गिने चुने ही हैं। अगर आपके पास ये कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, लेके बैठे रहिए, शांतिपूर्वक कमाइए। एक महीने, एक साल में क्या होगा सर मत खपाइए, लॉन्ग टर्म व्यू लेके इंडिया के प्रॉस्पेरिटी का फायदा उठाइए। ठीक है। और देखिए, कारपेंटर को अपना फ्रेंड बनाया, एशियन पेंट्स ने जैसे पेंटर को फ्रेंड बनाई, बहुत ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये साबित करती हैं स्पेशली ग्रोइंग इकोनॉमी में कि अगर आप सबको साथ लेके चलेंगे तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। और स्पेशली अगर आप ये वो कंपनियां जिन्होंने सबको खुश रखा।
एशियन पेंट्स और पीडीलाइट दोनों अपने कस्टमर्स को खुश रखा, अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखा है सौरभ, टैक्स पेयर को, गवर्नमेंट को खुश रखा है क्योंकि आप हर साल टैक्स पे कर रहे हैं, डिविडेंड दिया है ऑब्वियसली, तो सबको सबको साथ लेके चले हैं। और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर आ रही है जो निकल के सौरभ की बातचीत से। तो ये तो हो गया बात ईद की। अब ये इंश्योरेंस कंपनियाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंश्योरेंस में ऐसा लग रहा था सौरभ कि कोविड के टाइम पे कि शायद ये कंपाउंडिंग जो है वो जारी रहेगी। मैं खुद जानता हूँ, मैंने अपना खुद का टॉपअप, इंश्योरेंस टॉपअप किया क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा मुझे अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहिए क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी पिछले 1 साल में इन्होंने उतना अच्छा नहीं किया जितना कि एक्सपेक्टेशन थी। मैं आपकी बात मानता हूँ कि नियर टर्म परफॉर्मेंस से आप इतना विचलित नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या खास बात है? देखिए, दो अलग अलग प्रकार की इंश्योरेंस की कहानियां, एक तो जनरल इंश्योरेंस और एक दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस काफी आसान है तो क्विकली कवर कर लेता हूँ। आज अगर हम आज बाहर जाएं सड़क पे, 1 in 2 कार्स सड़क पे जाए तो दो में से एक गाड़ी अनइंश्योर्ड है। सो मोटर इंश्योरेंस एक विशाल मार्केट है, इसमें ग्रोथ की स्कोप है। इनफैक्ट बाय लॉ लोगों को गाड़ी का इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस देने की आवश्यकता है। एंड जाहिर है देयरफॉर अगले 10 साल में मोटर इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, कवरेज बढ़ेगी। मोटर इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे जमा हुआ प्लेयर है। 20 साल में जिस प्रकार से इस कंपनी ने अपने धंधे को बढ़ाया है, प्रॉफिटेबिलिटी को निखारा है, कोई दूसरा मोटर इंश्योरेंस इसके आस पड़ोस आ नहीं पाता। सबसे स्ट्रॉन्ग मोड, सबसे ज्यादा क्षमता अंडरराइटिंग की, सबसे स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल कैपेबिलिटी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की है। कोविड के दौरान जाहिर है पहले साल में फायदा हुआ बिकॉज लोगों ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया, घर में बैठे थे, तो क्लेम्स रेशियो कम हो गया, उससे प्रॉफिट बढ़ गई। कोविड के दूसरे साल गाड़ी बिकना बंद हो गया, तो जाहिर है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का टॉप लाइन ग्रो करना बंद हो गया। लास्ट 6-8 महीने में फिर से बिजनेस में नॉर्मलसी आ गई है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मेरे ख्याल से 15-20% के आसपास रहेगा, गिवन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। दूसरा स्टोरी मेरे ख्याल से मोर पावरफुल लॉन्ग टर्म स्टोरी है लाइफ इंश्योरेंस, राइट। हमारे देश में मीडियन एज इंडियन की है 28 साल की, राइट। अगले 10-20 साल में ये 28 साल के जो युवा हैं ये 40-50 की तरफ बढ़ेंगे। इनको रिटायरमेंट के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से एचडीएफसी लाइफ सबसे इफेक्टिव लाइफ इंश्योरर है। कुछ और लाइफ इंश्योरर है जैसे कि आईप्रू लाइफ, दे आर मोर प्लेज ऑन द स्टॉक मार्केट। एचडीएफसी लाइफ इज अ प्ले ऑन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का मार्केट इंडिया में बड़ा है, लेकिन और विशाल बनने वाला है जैसे जैसे हमारे युवा 40-50 की उम्र की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का मार्केट बड़ा बनने वाला है, वहाँ पे एचडीएफसी लाइफ हमारे ख्याल से सबसे इफेक्टिव अंडरराइटर है। 50% कारें चल रही हैं विदाउट इंश्योरेंस, जबकि लीगल रिक्वायरमेंट है कि इंश्योरेंस होना जरूरी है। सौरभ, ये डेटा कोई रिसर्च बैक्ड है? मतलब अगर आप इंश्योरर से पूछेंगे वो आपको डेटा भी दे पाएंगे कि हमारे देश में जिस प्रकार से अंडरराइटिंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से लोगों को इंश्योरेंस देना चाहिए, नहीं लेते हैं। 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, अंडर पेनिट्रेशन, अंडर इंश्योरेंस इज एन अपॉर्चुनिटी। चलिए सौरभ, शो ख़त्म करूँ उससे पहले एक चीज़ पूछनी है आपसे। नॉर्मली मतलब मैं जब बात करता हूँ तो जो नॉर्मल एक मुखर्जी होते हैं, उनकी जो हिंदी होती है वो इतनी शुद्ध नहीं होती है। आपकी हिंदी तो मतलब हम सबकी हिंदी को टक्कर दे रही है। ये कहाँ से? और आप तो लंदन में दिल्ली में बड़े हुए माँ बाप ने मार मार के हिंदी ट्यूटर के पास भेजा जिससे हिंदी में भी ऊपर आए। सो माँ बाप की बदौलत हिंदी भी सीख गए हम। तो दिल्ली में हम क्या चित्तरंजन पार्क में या कहीं उससे दूर रहते थे? क्योंकि अगर वहां रहे होते तो फिर तो वैसे बड़े हुए। कंगना रनौत जी ने पिक्चर बनाई, क्वीन आधारित था रजौरी गार्डन के आसपास। तो हम रजौरी गार्डन के आसपास ही बड़े हुए वेस्ट दिल्ली में। सौरभ, मैं खुद रजौरी गार्डन में पढ़ा हूँ, रजौरी गार्डन में ही मेरा जो पेरेंटल घर है वो रजौरी गार्डन में ही है। तो ये एक नई बात आपसे आज सुनने को मिली। बट शुक्रिया सौरभ, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और जो हमारी एक पहल है कि थोड़ा निवेशकों को बताएं कि क्यों और कैसे आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके वेल्थ आप बना सकते हैं, तो उसके लिए आपका फिर से शुक्रिया सौरभ। थैंक यू वेरी मच।